अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पहले भी, कुछ इस तरह पढ़ा हुआ है चीज़ों को कि डेटाबेस क्या चीज़ है उसका अलग हमने पढ़ा था, और डीबीएमएस क्या चीज़ है वो अलग पढ़ा था। डेटाबेस हमने कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड एक तरीक़ेकार है डाटा को स्टोर करने का, ठीक है जी, लॉजिकली रिलेटेड डाटा को स्टोर करने का। और डीबीएमएस क्या है? कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हैं या सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो डेटाबेस को मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है। मैनेज या मैनिपुलेट करने से बाद मैंने आपको बताया हुआ है एक्सेस करना डाटा को, इंसर्ट करना डाटा, उसमें एंटर करना, डिलीट करना, या जो डाटा पड़ा हुआ है उसको अपडेट करना। ये चार ही फंक्शंस होते हैं। मैंने लिखवाई भी हुए आपको पॉइंट्स में किसी एक लेक्चर में, मुझे याद नहीं, अब दोबारा लिख लें आप। जो डाटा एक्सेस करना, इंसर्ट यानी एंटर करना, डिलीट करना, या जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें चेंजिंग करना जिसे हम अपडेट करना कहते हैं। ये चार ही फंक्शंस होते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये चार फंक्शन परफॉर्म करता है उसको फिर हम डीबीएमएस कहते हैं। अब जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं वो है रिलेशनल मॉडल। तो जो इसका डीबीएमएस होगा ना उसे हम कहेंगे रिलेशनल डीबीएमएस, क्योंकि ये इसका डीबीएमएस है। जो नेटवर्क वाला होगा उसको हम नेटवर्क डीबीएमएस कहेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो हायरार्किकल का सॉफ्टवेयर होगा उसको हम हायरार्किकल यानी एच डीबीएमएस कहेंगे। लेकिन ये जो डीबीएमएस है ये कहलाएगा आर डीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेफिनेशन हम कर लेते हैं। डेफिनेशन जो है वो पहली लाइन में लिखी हुई है, इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डीबीएमएस दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। जो रिलेशनल मॉडल को सपोर्ट करेगा उसके ऊपर बेस करेगा, उसको हम कहेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और आगे वही डेफिनेशन जो मैंने बताई है वही लिखी हुई है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर क्रिएटिंग, वही डाटा क्रिएट करना, मैनिपुलेट, मॉडिफाइंग एंड मेंटेनिंग, मैनिपुलेटिंग आर रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ तक आप कर लें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये इसकी डेफिनेशन होगी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। कंपोनेंट्स आगे आ जाए। कंपोनेंट्स में जो इंग्लिश लिखी है उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कंपोनेंट्स पे आप आ जाए। पहला कंपोनेंट फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करता है? फाइल मैनेजर एलोकेट स्पेस ऑन द डिस्क। जो इसका कंपोनेंट है आरडीबीएमएस का, जिसको हम फाइल मैनेजर कह रहे हैं, ये आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर आपकी डेटाबेस की फाइल्स को रखवाने के लिए स्पेस एलोकेट करता है कि कहाँ पे कौन सी फाइल रखवानी है। इट आल्सो मैनेजेस द वे डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंट इन स्टोरेज। अच्छा, दूसरा काम इसका ये, पहली काम तो ये किसने डाटा कहाँ पे रखवाना है, कितनी फाइल बनानी है, किस तरह रखना है, ये एक काम हो गया हार्ड डिस्क के ऊपर। और दूसरा काम इसका ये है कि डाटा को मैनेज कैसे करना है, कौन सा डाटा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, कितने कितने उसके जो है वो पार्ट्स बनेंगे, छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे, ये सारा कुछ जो है ना वो यही मैनेज करता है। ठीक होगा जी। और डाटाबेस को रिप्रेजेंट किस तरह करना है, बाइनरी कौन सी हम यूज़ करेंगे जब हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करेंगे, तो ये सारे काम इसके हो गए। दूसरा आ जाता है डेटाबेस मैनेजर। ये क्या काम करता है? डेटाबेस मैनेजर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डाटा इन द डेटाबेस। ये एक इंटरफेस होता है यूजर और डेटाबेस के दरमियान, जिसको हम डेटाबेस मैनेजर कहते हैं। ये इसका पार्ट होगा। यानी जब भी यूजर ने डेटाबेस से कम्युनिकेट करना होगा तो डाटा मैनेजर इसको कम्युनिकेट करवाएगा। जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये एक इंटरफेस है। हम हार्डवेयर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है या जो रैम लगी हुई है, हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? कभी भी नहीं। आप कंप्यूटर अपना ऑन कर लें, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, कंप्यूटर चल रहा होगा, आपकी रैम भी चल रही होगी, आपका मदरबोर्ड, आपकी हार्ड डिस्क भी चल रही होगी, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है। हम कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, वो आगे जाके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस मैनेजर भी ये करता है कि हम हमेशा कमांड डेटाबेस मैनेजर को देते हैं, और वो उस कमांड के मुताबिक जो है वो जाकर डाटा हमारा वहाँ से एक्सेस करता है, वहाँ पे डाटा एंटर कर देता है, डाटा को डिलीट कर देता है, डाटा को अपडेट कर देता है, जो भी हम कमांड देंगे। क्लियर होगी बात जी? अब ये जो हम कमांड देते हैं ना, इसको हम डेटाबेस की जुबान के अंदर क्यूरी कहते हैं। फिर समझ लें, जो भी हमने कमांड देनी है डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए, उसको हम क्यूरी कहेंगे। तो उस डेफिनेशन क्यूरी क्या होगी, ये मैंने आप लिखने जो है कि अ कमांड टू डीबीएमएस टू मैनिपुलेट डाटा। ये कमांड जो हम डीबीएमएस को देते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको हम क्यूरी कहेंगे। और कमांड करती क्या है? 4 पॉइंट्स आगे लिखने आप जो, डाटा को एक्सेस करती है, डाटा इंसर्ट करती है, डाटा को डिलीट करती है, या डाटा को अपडेट करती है।
تو یہ क्यूरी की डेफिनेशन होगी, a command to DBMS to manipulate data. और मैनिपुलेशन में ये 4 पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं. तो ये बात होगी. अब आगे आ जाता है फिर क्यूरी प्रोसेसर. अब क्यूरी प्रोसेसर को जो है वो समझने के लिए ना हमें पहले जो है ना डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई क्यूरी की डेफिनेशन क्या है. हमें जो है वो पता होना चाहिए कि क्यूरी की जो है ना वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं हमारे पास. मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो क्यूरी की लैंग्वेज है ना वो एसक्यूएल है. यानी एसक्यूएल के अंदर हम जो है ना क्यूरीज लिखते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसका नाम भी इसी तरह से है. अब इस लैंग्वेज के आगे ना 2 हिस्से हैं. पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं क्यूरी प्रोसेसर के ऊपर. जो है ये पेज नंबर जो है हमारे पास 2 पेजेस अगर आप आगे फॉरवर्ड मूव करें, पेज नंबर 113 के ऊपर जो है हमारे पास लिखा हुआ है डेटाबेस लैंग्वेजेस. डेटाबेस लैंग्वेजेस जो हैं असल में डेटाबेस लैंग्वेज आपकी एसक्यूएल ही है. तो आप ये कह रहे हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस के जो आगे 2 हिस्से हैं उसमें 2 लिखे हुए हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो आप इसको जो है डेटाबेस लैंग्वेजेस कह लें या एसक्यूएल के पार्ट्स कह लें कि एसक्यूएल के 2 पार्ट्स हैं. डेटाबेस लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हैं या एसक्यूएल के 2 पार्ट्स हैं. और कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक डीडीएल है और एक डीएमएल है. शॉर्ट में डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मैनिपुलेशन आपको पता है क्या होता है, 4 पॉइंट्स वही जो बार बार आपको बता चुका हूं. ठीक है जी. अब हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो है वो ये डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है सारी जो है, और इसमें आपने ये करना है, लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड नेम द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, एसोसिएटेड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. यानी वो जो आपका स्ट्रक्चर को आप इसके आगे लिखने चाहे कि जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है ना वो जो है ना हमारी वो कहलाएगी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसीलिए हम इसको ना डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है. क्लियर होगी बात जी. तो ये हमारी जो है वो लैंग्वेज जो क्या करेगी, वो आपके स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन करेगी. आगे भी इसका जो वो शामिल कर लें. डीडीएल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सेट ऑफ डेफिनेशंस फॉर स्पेसिफाइंग डेटाबेस स्कीमा. यानी डेटाबेस स्कीमा भी हमने बात की थी, डेटाबेस का डिजाइन होता है या स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो स्कीमा को जो है वो डिफाइन करेगी. इट इज यूज्ड टू डिफाइन और मॉडिफाई अ स्कीमा. तो ये स्कीमा या उसको जो है वो मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है. इट इज नॉट यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा. ये डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती. ये बात आपने याद रखनी है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है ये डाटाबेस के डिज़ाइन को या स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है. ये मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती. क्लियर होगी जी. तो ये डेफिनेशन आपकी ये तकरीबन ये 3 लाइनें बन जाएंगी आपकी जो है जो आपने याद करनी है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की. आगे आ जाए हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अगले पेज के ऊपर 114 नंबर पेज के ऊपर जो है, अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द बेसिक डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन. यानी ऐसी लैंग्वेज जो डाटा की मैनिपुलेशन के बेसिक ऑपरेशन को सपोर्ट करती है डेटाबेस के अंदर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाएगी. और अगर आप देखें तो यहाँ पे वही 4 ऑपरेशन लिखे हुए हैं. इंसर्ट ऑफ न्यू डाटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, जो पहले से पड़ा हुआ इसको मॉडिफाई करना, रिट्रीवल ऑफ डाटा, डाटा को एक्सेस करना, और डिलीशन ऑफ डाटा. बस ये 4 पॉइंट्स आपने याद करने यहाँ से डेफिनेशन के साथ जो है. और आगे जो है जो आपने याद करना है वो ये है कि इसके 2 पार्ट्स हैं आगे. ये 2 तरह की होती है, यूं कह लें 2 टाइप्स हैं इसकी आगे डीएमएल की. ये नीचे अगर आप देखें तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक पैराग्राफ छोड़ के, प्रोसीजरल डीएमएल और नॉन प्रोसीजरल डीएमएल. प्रोसीजरल डीएमएल में क्या होता है, इट रिक्वायर्स एज यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डाटा एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड डाटा. यानी आपने ये भी बताना है कि डाटा कौन सा चाहिए और उसको एक्सेस कैसे करना है डेटाबेस से, ये भी आपने ही बताना है. तो जाहिर बात है वो बंदा ही बता सकता है ना जिसको डेटाबेस के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म हो. वो ये भी बताए कि डाटा एक्सेस कैसे करना है, डाटा एक्सेस कौन सा करना है और कैसे एक्सेस करना है. अच्छा, जब आप जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर लिखते हैं तो आप ये तो बता रहे होते हैं कि डाटा एक्सेस करना है हमने किसका, इस रोल नंबर का. तो क्या साथ ये नहीं बताते हैं कैसे एक्सेस करना है? नहीं, आप ये नहीं बताते. आप सिर्फ ये बताते हैं इस रोल नंबर का डाटा हमें चाहिए. तो मतलब ये कि आप फिर जो है ना वो नॉन प्रोसीजरल डीएमएल यूज कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ ये बताना होता है कि हमें जो है ना ये डाटा चाहिए बस. तो प्रोसीजरल में क्या होगा, और ये टेक्निकल बंदे इस्तेमाल करेंगे कि ये जो है बताएंगे कि हमें डाटा कौन सा चाहिए और
कैसा चाहिए, किस तरह से वो डाटा उठा के लेके आना है। ठीक है जी। तो प्रोसीजरल डीएमएल में क्या होगा कि हम ये भी बताएंगे डाटा कौन सा चाहिए और किस तरह चाहिए, और नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ ये होगा कि हम उससे सिर्फ ये बता दिया करेंगे कि हमें डाटा ये वाला चाहिए, उससे आगे कुछ नहीं बताएंगे। वो खुद ही उससे जो है ना वो मैनिपुलेट करके एक्सेस करके खुद ही ले आया करेगा। जिस तरह हमारे सामने हम सिर्फ रोल नंबर देते हैं, वो डाटा वहाँ से उठाता है, उसको जो है वो एक रिजल्ट कार्ड की फॉर्म में जो है वो मैनेज करता है और मैनेज करके हमें फिर दिखा देता है। लेकिन अगर आप रोल नंबर के साथ साथ ये भी बताएं कि हमें डाटा किस तरह दिखाना है, इंग्लिश के नंबर पहले दिखाने हैं, उर्दू के बाद में दिखाने हैं, जो है इनका टोटल इस तरह दिखाना है, परसेंटेज साथ शो करवानी है, अगर साथ आप ये भी बताते हैं तो फिर आप प्रोसीजरल डीएमएल यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको बात जो है वो क्लियर होगी कि प्रोसीजरल और डीएमएल और नॉन प्रोसीजरल डीएमएल में क्या फ़र्क है। ओके जी, हमें लैंग्वेजेस की समझ आ गई। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो डाटा को मैनिपुलेट करती है। और मैनिपुलेट में मैंने आगे आपको 4 स्टेप्स हैं बताए, मैं बार बार बता रहा हूँ, 4 पॉइंट्स हैं। वापस आ जाइए हमारे पास क्यूरी प्रोसेसर के ऊपर जो है। क्यूरी प्रोसेसर हमारा क्या करता है, इसकी डेफिनेशन जो है पहले वो कर लें जो है, और फिर आगे हम जो बाकी चीज़ें करते हैं। डेफिनेशन इसकी तीसरी लाइन में लिखी हुई है, द क्यूरी प्रोसेसर इंटरप्रेट्स द क्यूरीज इशूड बाय द डेटाबेस यूजर। ये जितनी भी क्यूरीज डेटाबेस यूजर देता है, क्यूरी क्या है, कमांड है, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। जितनी भी डेटाबेस का यूजर जो है वो क्यूरीज देगा, ये उनको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उनके जो है मीनिंग समझेगा कि क्या चाहिए इसको, कौन सा डाटा चाहिए, कहाँ से एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये सारा कुछ यही डिसाइड करता है। ठीक है जी। और डीबीएमएस के अंदर इससे पहले लिखा हुआ है, ये आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लें, क्यूबीई और एसक्यूएल दोनों तरीकों से हम जो है ना जो है कमांड्स देते हैं। क्यूबीई क्या है, क्यूरी बाय एग्जाम्पल, यानी क्यूरी हम देते हैं एग्जाम्पल के जरिए से। और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी क्यूरी हम उससे देते हैं, कमांड हम उससे देते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर लिख के। ये मैं दोनों आपको आगे जाकर समझाऊंगा, अभी आप इनके टाइप्स याद रख लें कि हमारे पास कमांड देने के 2 तरीकेकार हैं, क्यूबीई और एसक्यूएल। क्यूबीई क्या है, क्यूरी बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से आप कमांड देंगे। वो समझाऊंगा क्या होती है। आपने किसी को कोई बात समझानी हो तो आप उसको एग्जाम्पल देते हैं, जी ये बंदा बड़ा ताकतवर है, तो क्या आप एग्जाम्पल देंगे, जी ये बंदा शेर की तरह ताकतवर है, तो ये क्यूरी बाय एग्जाम्पल होती है। दूसरा क्या है जी, हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, आप किसी लैंग्वेज में बताएं उससे जो है, आप एक्चुअली परफॉर्म करके दिखाएं भाई, उसे कहीं 100 किलो वजन उठा के दिखाओ यार, फिर पता चलेगा तुम ताकतवर हो कि नहीं। तो ये काम हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर हम करते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं इसकी क्यूरीज की, जो मैंने क्यूरी की डेफिनेशन लिखवाई उसके आगे ये टाइप्स लिख लें। क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने अभी बोली है तीसरी लाइन में, द क्यूरी प्रोसेसर इंटरप्रेट्स द क्यूरीज इशूड बाय द डेटाबेस यूजर। ये हो जाएगा डेफिनेशन जो है। आगे आ जाएगी एक डेफिनेशन जो है ना, उसके बाद आखिरी लाइन पे आ जाए क्यूरी प्रोसेसर की डेफिनेशन, द क्यूरी प्रोसेसर ट्रांसलेट स्टेटमेंट्स इन अ क्यूरी लैंग्वेज टू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डेटाबेस मैनेजर। इसका काम ये भी होता है कि जो हमने क्यूरी लिख के दी है ना इसे अपने हिसाब से, उसको ये ट्रांसलेट करेगा डेटाबेस के मुताबिक, ताकि डेटाबेस उसे अंडरस्टैंड कर सके और आपको उसके मुताबिक जो है ना वो फिर रिस्पॉन्स कर सके। दरमियान में एक जो है लाइन और आप निशान लगा लें, और वो बन जाएगी हमारे पास क्यूरी ऑप्टिमाइजर की डेफिनेशन। क्यूरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है, क्यूरी प्रोसेसर का हिस्सा ही होता है, लेकिन डेफिनेशन इसकी अलग से भी आपने याद करनी है। A query optimizer also supports the optimization of complex queries involving nested queries or joins. कुछ queries हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिसमें ना आगे कह लें कि 3-4 हिस्से होते हैं, उनको हम चाहे वो nested queries या join queries कह देते हैं। join queries से मुराद के ऐसी queries जो कहें हमें 5 टेबल से डाटा उठा के ला के दो, 5 टेबल से या 3 टेबल से। मैंने आपको 3 टेबल की डाटा वाली एग्जाम्पल दी हुई है पहले, फिर दे देता हूँ। अकाउंट्स में आपकी पड़ी हुई है फीस की इंफॉर्मेशन, टीचर्स के पास जो है पड़ी हुई है आपकी जो है वो अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन, और एग्जाम वालों के पास आपका पड़ा हुआ है रिजल्ट। क्यूरी हम ये लगाते हैं, कमांड हम डेटाबेस को ये देते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मुझे दिखाओ, डाटा लेके आओ जिन्होंने जो है अटेंडेंस जिनकी 80% है, अब ये एक अलग फाइल में पड़ी हुई है अटेंडेंस में, जिन्होंने फी पे कर दी हुई है वो एक अलग अकाउंट्स वाले टेबल में पड़ी हुई है, और जिन्होंने अपना 11वीं का या फर्ज कर लें फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो रिजल्ट जो है उनका पास है, वो एग्जाम वालों के पास पड़ी हुई है। तो इन तीनों फाइलों से इकट्ठा करके डाटा लेके आना जो होता है ना, इसको हम कहते हैं ये जॉइन होता है। तो इस तरह की क्यूरीज को ना हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं, मुश्किल क्यूरीज होती हैं। तो इस तरह की क्यूरीज को जो ना क्यूरी ऑप्टिमाइजर जो है ना वो ऑप्टिमाइज करता है, वो आसान कर देता है, यूँ कह लें वो आसानी से ये काम जो है ना उसको मैनेज कर लेता है, उसको हम क्यूरी ऑप्टिमाइजर कहते हैं। तो लिहाजा अब हमने जो याद करना है इसमें से एक अलग मैंने लिखवा दिया आपको क्यूरी की डेफिनेशन,
اور تیسری لائن سے آپ نے شروع کر کے دی کیوری پروسیسر، یہاں سے شروع کر کے آپ نے اینڈ تک، یعنی تقریباً یہ بھی 3 لائنیں بن جائیں گی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے سارا کیوری پروسیسر میں سے. اور اس میں ایک ڈیفینیشن الگ سے آ گئی ہوئی ہے کیوری آپٹیمائزر کی، وہ اندر ہی آ جائے گی، لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ والی ہے، تاکہ اگر کیوری آپٹیمائزر کی ڈیفینیشن پوچھی جائے تو آپ کر سکیں. اور جو پہلا ہم نے چھوڑی ہیں 2 لائنیں، ان میں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیوری کی 2 ایگزامپلز ہیں، 2 ٹائپس ہیں، QBE کیوری بائی ایگزامپل، اور اسٹرکچر کیوری لینگویج یعنی جسے ہم SQL کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ میں نے مثالیں آپ کو دے دی ہوئی ہیں. اب چلتے ہیں آگے ڈیٹا ڈکشنری کے اوپر. یہ بھی کمپوننٹ ہے آپ کے RDBMS کا. اس کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کمپوننٹ کے اندر ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ڈیٹا ڈکشنری آ جائے گی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا ڈکشنری اسٹورز انفارمیشن اباؤٹ ڈیٹا، جو ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن اسٹور کرتی ہے. ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن کیا ہوتی ہے بتا چکا ہوں پہلے، پھر بتا دیتا ہوں کہ نام جو ہے، اگر فرض کریں نام ہمارا ڈیٹا ہے، ہم نے نام جو ہے سارے اسٹور کرنے، تو ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹا کیا رکھیں گے کہ اس کی لینتھ کتنی ہوگی، اس میں اس کی ٹائپ کس طرح کی ہوگی، یعنی اس میں الفابیٹس آئیں گے یا 7 نمبر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 ہم نے اس کے بارے میں انفارمیشن بتا دی. اس کو ہم کہیں گے ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا. اٹ اسٹورز دی ڈسکرپشن آف دی اسٹرکچر آف دی ریلیشن ود ان اے ڈیٹا بیس. اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہم اسٹور کرتے ہیں کہ اسٹرکچر کس طرح کا ہوگا ڈیٹا، اس کا ٹیبل کا. اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ وہ روز اینڈ کالمز پر مشتمل ہوگا، یہی ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر جو ہے، تو وہ بھی ہم اسٹور کریں گے. آگے اٹ آلسو اسٹورز دی ڈسکرپشن آف ڈیٹا ریلیشن شپ، کہ ڈیٹا کا ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے، اینڈ دی انٹیگریٹی کنسٹرینٹس آن ڈیٹا. اور ہم نے اس کے اوپر کون کون سی انٹیگریٹی کنسٹرینٹس لگائی ہوئی ہیں. تو ڈیٹا ڈکشنری میں کافی ساری انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے. تو یہ ہمارا یہ بھی کمپوننٹ جو ہے وہ آپ کا کہلائے گا RDBMS کا ایک کمپوننٹ. 5واں کمپوننٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ DML پری کمپائلر. DML کا آپ کو پتا ہے کہ DML کیا ہوتا ہے، ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج. یہ اس نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے، تو اس کو آگے سے چاہے آپ شروع کر لیں. ڈیٹا بیس مینیپولیشن لینگویج ہیز اسٹیٹمنٹس ٹو انسرٹ ڈیلیٹ اینڈ موڈیفائی ڈیٹا ان ڈیٹا بیس. یہ ڈیفینیشن ہی ہوگی اس کی ساری یہاں تک DML کی. تو آگے جا کے یہ دوسری لائن کے اینڈ سے جا کے نا، یہ آپ کی اس کی ڈیفینیشن ہے. دی DML pre-compiler interprets these statements and interacts with the query processor to generate appropriate code. DML pre-compiler سے مراد یہ کہ پہلے کمپائل کر لے گا. کمپائلر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ٹرانسلیٹ کرنے والا، پڑھایا ہوا ہے آپ کو لینگویجز کے اندر. تو یہ کیا کرے گا؟ DML pre-compiler کیا کرے گا؟ جو DML کی ساری کیوریز ہوں گی نا DML ٹائپ کی، ان کو کیا کرے گا؟ ان کو یہ جو ہے نا وہ کیوری پروسیسر کے ذریعے سے جو ہے نا ان کا اپروپریٹ کوڈ، یعنی ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا کرے گا. تو DDL کمپائلر کیا کرے گا؟ DDL کمپائلر یہ کرے گا دی ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج اسٹیٹمنٹس آر کنورٹیڈ ٹو اے سیٹ آف فائلز دیٹ کنٹینز انفارمیشن اباؤٹ دی ڈیٹا. یعنی انہیں اس طرح کی کمانڈس کے اندر یا فائلز کے اندر کنورٹ کرے گا جو ہماری جو ڈیٹا کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوگی نا، وہاں سے وہ اس کے مطابق جو اسے ایڈجسٹ کر سکیں، اسے ایکسیس کر سکیں، اسے مینیج کر سکیں. بتا دیا ہوا DDL کیا ہوتی ہے، ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج ہے، اسٹرکچر ڈیفائن کرے گی. ٹھیک ہے جی. آگے 3 پوائنٹس اس کے جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. 3 پوائنٹس اس میں یہ لکھا ہوا ہے. انفارمیشن اباؤٹ دی فائلز کریٹڈ، کہ یہ کمپائلر کے اندر کیا ہوگا، جو فائلیں کریٹ کی ہوئی ہیں ان کی انفارمیشن ساری پڑی ہوگی. وچ فیلڈز دے کنٹین، کون کون سی فیلڈز اس کے اندر جو ہے پڑی ہوئی ہیں اس کی انفارمیشن ساری ہوگی. یوزرز ہو ہیو ایکسیس رائٹس ٹو دی فائل، اور کون سا یوزر کس فائل کے کس کالم کو ایکسیس کر سکتا ہے، کس ٹیبل کے کس کالم کو ایکسیس کر سکتا ہے. اس سارے کی انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کی DDL کمپائلر کے اندر جو ہے وہ مینیج کی جائے گی. تو یہ 3 پوائنٹس کر لیں اور یہ پہلا پوائنٹس آپ کر لیں، تو میرا خیال ہے جو ہے نا وہ آپ کا کام ہو جائے گا. بس یہ ڈیفینیشن ہو جائے گی. تو یہاں تک ہمارے جو ہے نا پھر وہ چیزیں ہم نے کور کر لیں کہ RDBMS جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کر لی ہم نے جو ہے، اور RDBMS کے جو کمپوننٹس ہیں نا ہمارے پاس وہ کیا ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ اس میں DDL اور DML کی بات آنی تھی، تو 2 ڈیفینیشن ہم نے پیج نمبر 114 سے بھی کر لی کہ DML لینگویج کیا ہوتی ہے اور DDL لینگویج کیا ہوتی ہے. تو یہ ہماری چیزیں جو ہے وہ آج کے لیے کور ہوگی. نیکسٹ پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کچھ اس میں سے جو ہے کور کرنا ہے، اس لیے پھر ہم اپنے نیکسٹ آڈیو لیکچر کے اندر جو ہے وہ پھر ملیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.